हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र विषय के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गंवाए। पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वह देश दूसरा कोई नहीं है, भारत ही है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता होगा कि कृषि क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन जो भी होता है ये सभी आता है। साथ ही साथ खनन क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी सेवा क्षेत्र को भारत में कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, क्योंकि मतलब तृतीयक क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है। तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में, जिसमें सेवा क्षेत्र प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउन केन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य कोई भी व्यक्ति जब अपने अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए अपनी कोई किसी न किसी कार्य में अपने आप को संलग्न रखता है जिससे उसे कुछ पैसे प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से आर्थिक क्रिया का उद्देश्य जो है जीविकोपार्जन होता है। यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। क्योंकि देखिए, श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन संबंधित, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है 9 नंबर, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक आर्थिक क्षेत्र। तृतीयक आर्थिक क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, सबसे अधिक लोग इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। अभी हम जो आप लोग के लिए कर रहे हैं, जिससे शिक्षण का जो कार्य है, ये भी तृतीयक क्षेत्र में ही आता है, सेवा क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, 10 नंबर है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा गया है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक द्वारा अपने ही पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक है या अनार्थिक है? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा अनार्थिक, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने पुत्र को अगर पढ़ाएगा तो उसके बदले कोई किसी तरह का फी थोड़ी ना लगता है। तो ये अनार्थिक है, ये फ्री में पढ़ाया जाता है कि नहीं? अनार्थिक है। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? बिल्कुल, काला बाजारी जो है, ब्लैक मार्केटिंग, इसका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान थोड़ी ना होता है, ये तो गैर कानूनी है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है वर्तमान समय में आर्थिक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है,
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र का मतलब तृतीयक क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का है, खनन प्राथमिक क्षेत्र का है, वन और वन से प्राप्त उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र का है, और बच गया बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र है। ठीक है, सेवा क्षेत्र या इसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र का है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, यानी सबके हित के लिए इस पर ध्यान दिया जाता है, लोक कल्याण पर। ठीक है, अभी बाकी जो तीनों है ये तीनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन करना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के क्या बोलते हैं उसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बाकी ऑप्शन नंबर जो डी है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक बल देता है। अगला सवाल है 18 नंबर, 18 नंबर, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? कि हरित क्रांति हुआ था कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1960 से 70 के दशक में यह हुआ था। 1966-67 में इसका शुरुआत हुआ था हरित क्रांति का। सबसे पहले पंजाब हरियाणा में इस को प्रयोग में लाया गया, और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न के मामले में भारत को मतलब आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह चलाया गया था कार्यक्रम, और यह संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि कृषि से संबंधित है ना, इसलिए। 19 नंबर सवाल है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके हुआ था। 20 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है वो किया गया था 15 मार्च 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए क्वेश्चन आ चुका है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 23 नंबर सवाल है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, नीति आयोग। 24 नंबर सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो ऑप्शन इसका लेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है इन सब पर आधारित है। ठीक है, इनमें से सभी। अगला सवाल है 25 नंबर, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन मैंने किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए है पूंजी को, दूसरा है सेवा, तीसरा नियोजन, चौथा है व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन को। भारत की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को, यानी प्लानिंग। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक होता है, वह क्या है? तो भारत में आर्थिक व्यवस्था की माप, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को प्रमुख स्थान दिया गया। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? ठीक है, तो कौन सा आधुनिक यंत्र का आविष्कार हुआ जिससे सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो इसका आंसर है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति बिल्कुल मंद हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होने से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। अगला सवाल है, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। कुछ लोगों का, समाज के कुछ वर्गों का, या समाज के सभी वर्गों का? देखिए, समावेशी विकास का मतलब होता है ये कि विकास सभी के लिए है ना, विकास सभी के लिए, चाहे समाज का वो कोई भी वर्ग हो। तो समावेशी विकास से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। आगे 31 नंबर सवाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 से 17। 2012 से 17। लेकिन इसी पंचवर्षीय योजना को ना भंग करके नीति आयोग का गठन इसी वर्ष मतलब 2015 में हो गया था, इसे भंग कर दिया गया था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? देखिए, इसमें ऑप्शन पर ध्यान देना जरूरी है। इसका जो ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल ये भी सही है। साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, तीनों सही है। ठीक है, यानी तीनों स्थितियों को ध्यान में रखकर किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर को आधार मानकर इसकी आर्थिक विकास दर निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई कब से? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है शुरू हुई थी, तो इसका आंसर है 1951 से। 1951 से। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 से 12। ठीक है, 2007 से 2012, तब ना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक हुई थी। आगे है 35 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, 1952 में। अगला सवाल है, आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से या गुणात्मक परिवर्तन से? देखिए, आर्थिक विकास के अंतर्गत दोनों प्रकार के परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, परिमाणात्मक का मतलब कि जो विकास कार्य दिखते हैं, है ना, और गुणात्मक का मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों में परिवर्तन भी विकास से संबंधित ही है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। 37 नंबर है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि प्रथम जो भारतीय योजना आयोग था उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, वही होंगे ना। अगला है 38 नंबर, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये सभी है जो बीमारू राज्य के कैटेगरी में आते हैं। बीमारू का मतलब कोई बीमार राज्य नहीं, बीमारू का मतलब होता है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है, उन्हें कहा गया है ऐसे RU, है ना। तो BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, R से राजस्थान और U से
उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन आंदोलन। 40 नंबर, इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है? इनमें से कौन सा आधारभूत संरचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग। आधारभूत का मतलब होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो पानी, बिजली और सड़क है ना, और उसके बाद उद्योग है। तो उद्योग जो है आधारभूत संरचना नहीं है। आगे है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो आंसर है, महबूब उल हक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 126वां। 43 नंबर क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक ने। ठीक है, महबूब उल हक ने प्रथम मानव विकास सूचकांक जो है तैयार किया था। 44 नंबर है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है? मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल। 45 नंबर है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? तो इसका आंसर है 2002 में। अगला सवाल है 46 नंबर, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? प्रति व्यक्ति आय भारत का 2004 के अनुसार कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28,000 रुपये प्रति वर्ष। 28,000 रुपये प्रति वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति आय है। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा है, ये हमारा आधारभूत जरूरत है परंतु गैर आर्थिक है। जैसे संचार, वित्त, यातायात, ये सब आर्थिक क्रियाएं होती है, लेकिन शिक्षा क्या है? ये गुणात्मक परिवर्तन देता है इंसान में ना, ये गैर आर्थिक है। 48 नंबर है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त। वित्त यानी फाइनेंस है ना, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, वित्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना है, और नागरिक सेवाएं भी आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल है, बिहार में किसकी प्रधानता है? देखिए, बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि की प्रधानता है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 121.02 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इसको हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो लगभग 74%
अगर डेसिमल में अगर दिया जाए इसका आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73.39%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि मुख्य आधार है आजीविका का। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,38,04,637। ठीक है, 10,38,00,000, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इतनी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? देखिए, बिहार में प्रायः उत्तर बिहार में क्या होता है कि प्रतिवर्ष भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा बाधक जो है बाढ़ ही है। ठीक है, अब है 56 नंबर। बिहार विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी विकास दर सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। कुछ समय पूर्व बिहार का विकास दर भी देश के तुलना में काफ़ी अच्छा था, परंतु पुनः उसे वापस लाने का काम किए हैं महोदय जी, नीतीश कुमार जी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो 57 नंबर जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा 63.82%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य है, कैसा राज्य है बिहार? कृषि प्रधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, कृषि प्रधान। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? दूसरा कोई तो हो भी नहीं सकता इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये तीनों विकसित राज्य है। बिहार इसका आंसर हो जाएगा। 60 है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? इसका आंसर है कुजनेट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, कुजनेट ने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.03%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कृषि जनित उद्योगों के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है? बिहार का, क्योंकि बिहार के लगभग 65 से 70% आबादी जो है अभी भी कृषि पर अपनी आजीविका को निर्भर करता है, और कृषि जनित उद्योगों को अगर बढ़ावा मिले तो बिहार में विकास को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। यानी बिहार के को तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे है 63 नंबर सवाल, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? यानी मिनिमम ज़रूरत क्या है इंसान की? सबसे बेसिक जो है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता कह सकते हैं। 64 नंबर है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति। 2100 कैलोरी जो है प्रति व्यक्ति की आवश्यकता होती है पर डे। अब है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग आराम पसंद ज़्यादा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा करते हैं और मानसिक भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 है, नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों का काम की गारंटी दी जाती है? देखिए, एक योजना चला था भारत सरकार द्वारा, इसको नरेगा या मनरेगा कहा जाता है, महात्मा गांधी के नाम पर, है ना।
तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिनों के रोजगार देने की गारंटी कही गई थी, 100 दिनों के रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें कितने दिनों का रोजगार का काम मतलब काम देने की गारंटी है, तो 100 दिनों का। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पिछले वर्ष ये सवाल पूछा भी गया था एग्जाम में। इस तरह से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अब समाप्त हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपने देखा। अगर आपको बेहतर लगता है ये ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है आपके लिए अगर उपयोगी है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़कर इससे लाभ उठा पाएँ। और हमारे इस चैनल पे प्रत्येक विषय का, प्रत्येक चैप्टर का और मॉडल सेट भी डाला जाएगा। इस तरह से आपको 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर अंक लाने में ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।